नमस्कार मित्रों, मिस्टर मंत्रा में आपका स्वागत है। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो अपने आप में बहुत ही गहन विषय है। जो संघर्ष रूस और यूक्रेन के बीच में शुरू है उसने पूरे विश्व का अपनी ओर आकर्षित कर लिया गया है। और मेरे ख्याल से सही शब्द अगर यहाँ पे प्रयोग में आएगा कि चिंतित कर दिया गया है। अगर इन बातों की जड़ों की ओर जाना है, जो रूस और यूक्रेन का संघर्ष है वो केवल रूस और यूक्रेन ना होकर एक वैश्विक रूप का संघर्ष लेने जा रहा है। और कहीं ना कहीं तीसरे महायुद्ध की, जिसे हम लोग कहेंगे कि हम लोग द्वार पर खड़े हुए हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और सिर्फ खटखटा नहीं रहे हैं, ज़ोर से दरवाजे को तोड़ने में लगे हुए हैं। ये बहुत ही चिंतन और चिंता का विषय है कि कोरोना और कोविड जैसे महामारी के चलते इस तरह का आक्रोश, इस तरह का अतिक्रमण, इस तरह का आक्रमण कोई देश कैसे सो सकता है। लेकिन इन सब की जड़ें जो है वो कहीं ना कहीं इतिहास में छिपी हुई है और हमें इस इतिहास को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मानव की उत्पत्ति देखें या मानव इतिहास देखें तो कहीं ना कहीं संघर्ष, युद्ध उसका एक अविभाज्य अंग हमेशा से रहा है। और मानव का जीवन एक संघर्ष से भरा हुआ है, संघर्ष से परिपूर्ण है। और जिसे हम देखते हैं नीति, नियति, नियत, इन तीन चीज़ों में जब कहीं ऊपर नीचे अभाव या प्रभाव पड़ता है तो संघर्ष अटल है। तो कहीं ना कहीं जब न्याय अन्याय की बातें होती है तो संघर्ष अटल है। और संघर्ष जब बढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं युद्ध का रूप लेता है। युद्ध इतिहास का अविभाज्य अंग है। और इतिहास अगर हम देखें या इतिहास का अध्ययन करें तो हम कहीं ना कहीं संस्कृति अध्ययन करने से ज़्यादा युद्ध का अध्ययन ज़्यादा करते हैं। और पूरा इतिहास अगर हम खोल के देखें तो हम देखते हैं कि ये संघर्ष जो है ये होने की वजह क्या है। तो कहीं ना कहीं मानवीय जो लालसा है, जो लालच है, इच्छाएं हैं, उसका जो आकर्षण है, उसकी जो स्थितियां, परिस्थितियां या जो मनस्थिति है, जब उसमें कहीं ना कहीं अतिरेक होता है तो वो युद्ध स्वरूप ले लेता है। अगर हम 19वीं 20वीं सदी के शुरुआत में देखें, जब हम लोग कह रहे थे कि हम लोग सुसंस्कृत हो चुके हैं और अपने आप में एक इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन या जिसे कहते हैं औद्योगिक क्रांति आ रही थी, उसके शुरुआत में ही प्रथम विश्व युद्ध ने दस्तक दी जो 1914 से 1918 के बीच में चला। और उसी का कहीं ना कहीं अंजाम हुआ, उसी का कहीं जिसे हम लोग रिफ्लेक्स कहते हैं, उसी कहीं प्रतिध्वनि जिसे कहते हैं, उसी कहीं प्रतिक्रिया कहते हैं कि 1938 से 1945-46 के बीच में द्वितीय महायुद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिसमें पहली बार न्यूक्लियर बमों का भी इस्तेमाल किया गया था। हालांकि उस दौरान जर्मनी के पास भी न्यूक्लियर बम थे, लेकिन न्यूक्लियर के बम जो आश्चर्यचकित रूप से जिसने इस्तेमाल किया वो देश था अमेरिका, जिसके जस्ट पर्ल हार्बर पर हमला हुआ और उसने उसकी प्रतिक्रिया करके हिरोशिमा नागासाकी पर बमबारी कर दी। उसके पहले अमेरिका कहीं भी विश्व युद्ध में नहीं था। अगर प्रथम विश्व युद्ध में भी हम देखें तो उस वक्त वुड्रो विल्सन या सारी जो ट्रीटी जिन्होंने जिनसे साइन करवाई थी वो अमेरिका ने खुद नहीं साइन की, दूसरे देशों से करवा दी। और हम हमेशा अपने व्याख्यानों में कहते हैं कि अमेरिका कभी भी ये शक्तिशाली देश नहीं था। शक्तिशाली देशों का जब पतन हुआ या वो कमज़ोर पड़े तो अमेरिका शक्तिशाली देश के रूप में कहीं ना कहीं उसका उत्थान हुआ है, कहीं से उसका उगम हुआ है। अमेरिका का रवैया हमेशा बिग ब्रदर या बिग बॉस का एटीट्यूड जिसे कहते हैं, ये नज़रिया, दृष्टिकोण रहा है और उसके तेवर हमेशा रहे हैं। और यही वजह है कि हम लोग देखते हैं कि 1945 के बाद भी जितनी शांति के प्रयास किए गए, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किया गया, सिक्योरिटी काउंसिल्स बनाई गई, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि पूरी दुनिया में युद्ध शांत हो गए। उसके बाद भी हमने वियतनाम वॉर देखे, हमने गल्फ वॉर जिसे खाड़ी युद्ध कहते हैं वो देखा। और खाड़ी युद्ध एक बहुत ही सजग उदाहरण रहेगा जिन लोगों को ये बात याद होगी कि किस तरह से इराक ने कुवैत पर हमला किया था और किस तरह से उस वक्त जो तेल के विषय को लेकर या पाइपलाइन के विषय को लेकर एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था। और जो गल्फ वॉर, जैसे ग्रेट गल्फ वॉर, जो 2 महीने या 3 महीने के ऊपर तक चली थी और जिसने गल्फ नेशन में, खाड़ी देशों में बहुत उपद्रव मचाया था। और उस समय भी कहीं ना कहीं हम देखें
तो अमेरिका का हस्तक्षेप उस बारे में बहुत रहा, जिसके बाद इतिहास सभी जानते हैं कि सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया, उन्हें सामूहिक तौर पर फांसी दी गई, उनके ऊपर जो न्यायिक प्रक्रिया चलाई गई और जिस तरह से उनको सामूहिक रूप से जन सामान्य के रूप में फांसी दी गई, ये एक कठोर संदेश देना चाहते थे कि भाई जो भी हमसे उलझेगा उसको हम इसी तरह से निस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन कहीं न कहीं अमेरिका के ये दोहरे मापदंड अपनाते हुए नज़र आता है। एक तरफ जहाँ सदियों से, कई दशकों से हम लोग जब अमेरिका को कश्मीर में हुए आतंकवाद के बारे में बताते थे, यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में अपना पक्ष रखते थे, तो उस बारे में वो नज़रअंदाज करते थे और जिसे कहते हैं सुना अनसुना करते थे। और कहीं ना कहीं वो आतंकवाद स्थिति नहीं है, वो कहीं आंतरिक मसला है और खुले तौर पे या आंतरिक तौर पे अमेरिका का एक छुपा सपोर्ट या कहेंगे, या जिसे कि छुपा आधार कहेंगे, या छिपे रूप से जो समर्थन कहेंगे, वो पाकिस्तान को हमेशा से रहा है। और यही वजह है कि जो भारत और पाकिस्तान के संघर्ष भी जो हुए उसमें आप देखें कि दो पक्ष दिखते हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो रसद और मदद अमेरिका से मिलती थी, वहीं हमारे मित्र राष्ट्र के रूप में रूस हमेशा हमारे साथ में रहा है। तो जो राष्ट्र मान ही नहीं रहा था कि कहीं आतंकवाद है, और जब ट्विन टावर्स पर, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तो अचानक उन्हें कहीं ना कहीं नींद से जागे कि अच्छा यह आतंकवाद इसे कहते हैं, और उसी के बाद ओसामा बिन लादेन का खात्मा हुआ है। ये और बात है कि ओसामा बिन का उगम और उसके जो रचयिता है उसकी भी जड़ें कहीं ना कहीं अमेरिका में जाके मिलती है। इसीलिए आज की स्थिति में हम देखेंगे कि राजनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और वैश्विक स्तर के तौर पर भारत के रूस के साथ संबंध हमेशा से ही मैत्रीपूर्ण रहे हैं। बहुत लोगों को ये अभी भी ज्ञात होगा, अवगत होगा कि 70-80 के दशक में जो औद्योगिक क्रांति भारत में आई है वो रूस के मदद से उस मॉडल पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। मिखाइल गोर्बाचोव हो, बोरिस येल्त्सिन हो, या इसके पहले के भी जितने भी वहाँ के राजकर्ता हों, वो हमेशा से एक सौहार्दपूर्ण और प्रेमपूर्ण संबंध में भारत के साथ रहे हैं, जिसके रहते हुए ये भारत देश ने रूस के साथ मिलजुल कर औद्योगिक क्रांति लाई है। चाहे वो फिर हमारे डिफेंस सेक्टर में हो या रक्षा के संबंध में रही है, संस्कृति के संबंध में रहो। बहुत लोग इस बात से भी अवगत होंगे कि जो 70-80 के दशक में स्पुतनिक, जो आज की पीढ़ी के लिए हो सकता है कि कोविड की एक वैक्सीन हो, उस वक्त पहला सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था, मतलब सेल जो लॉन्च किया गया था रशिया का, वो था। हमारे किताबों की मेज़ पर स्पुतनिक ये मैगज़ीन ये रहती थी, सोवियत संघ, सोवियत नारी, उस वक्त जो वैचारिक रूप से प्रगल्भ व्यक्तित्व माने जाते थे, ये सब उनके जीवन का अविभाज्य अंग था अध्ययन का। तो कहीं ना कहीं रशिया से हमारे संबंध जो है वो बहुत काफ़ी आंतरिक थे, और हमारे फिल्मों का भी वहाँ चलन काफ़ी है अभी भी। जब हम रशिया जाके देखते हैं तो राज कपूर साहब वहाँ पे, जितने रशियन स्टार पॉपुलर हैं उतने ज़्यादा राज कपूर साहब भी पॉपुलर हैं। मुझे जानकर काफ़ी आश्चर्य हुआ था कि वहाँ के राज कपूर साहब के फिल्मों के गीत उन्हें पूरे, जिसे कहते हैं, मौखिक रूप से याद थे। मिथुन साहब के गीत याद थे, और हिंदी फिल्मों का बहुत ज़्यादा चलन था वहाँ पे। टूरिज़्म में हम लोग पर्यटन के क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि रशियन टूरिस्ट जो है, रशियन पर्यटक जो है, वो काफ़ी उनका तांता भारत में लगा रहता है। मेडिकल टूरिज़्म के दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो वो बहुत बड़ा हिस्सा हमें यहाँ पर मिलता है भारत में। तो भारत के साथ केवल राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध से परे हमें कहीं ना कहीं एक आंतरिक हमारा बंधन है, और ये गठबंधन जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग आसपास से जिस तरह से घिरे हुए हैं कि एक तरफ पाकिस्तान है जो हमेशा गुर्राता रहता है, एक तरफ चीन है जो हमेशा आंखें दिखाता रहता है और समस्याएं में है, और ये जब गुर्राते हैं, चिल्लाते हैं, तो विश्व रूप में हमें कहीं से भी समर्थन प्राप्त नहीं होता, और हमें कहीं ना कहीं एक सौतेला व्यवहार का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय अपनी सुरक्षा का जिम्मा हमारा खुद का होता है, और ऐसे समय ये बात हमें तय करनी होती है कि किस तरह से हम अपनी छवि वैश्विक रूप पर ले। आज जब यूक्रेन और रशिया
में संघर्ष चल रहा है, युद्ध चल रहा है, एक सप्ताह से ज़्यादा हो चुका है। तो सभी लोगों को ये बड़ा आश्चर्य होगा कि चाइना या चीन की तरह भारत तटस्थ क्यों है। चीन के देखने का या उसके स्वार्थ का नज़रिया अलग है, और ये कोविड और कोरोना काल के बाद पूरे विश्व में जो चाइना या चीन की छवि है वो कहीं ना कहीं एक काली बिल्ली, या जिसे हम ब्लैक कैट कहते हैं, के रूप में है कि कोई भी उसे अपना मित्र मानने के पक्ष में नहीं है। लेकिन उसी साथ भारत की जो छवि है वो हमेशा शांति रूप और शांति दूत के रूप में रही है। लेकिन दुनिया ये कहीं भी ये रास नहीं मान सकती कि भारत जैसा देश तटस्थ रहे और भारत जैसे देश के साथ वो संघर्ष करे, क्योंकि आने वाले दिनों में भारत में पूरी ये क्षमता है कि वो विश्व के रूप का नेतृत्व करें और विश्व का नेतृत्व करें। हालांकि जो रूस कर रहा है, या जिस तरह का रूस का जिसे हम लोग कहेंगे जो आक्रमण किया है, तो वो कोई आक्रांताओं का आक्रमण नहीं है। अगर विश्व को इस बात की चिंता थी तो 2014 में जब रूस ने पहली बार यूक्रेन की सीमाओं के अंदर उल्लंघन किया था तो उसी वक्त उसको रोका जाता था। बड़ी बड़ी शांति समझौते हुए, बड़ी बड़ी शांति एजेंसियाँ जैसे हैं, यूएन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, नेटो है, उस वक्त वो हस्तक्षेप वो नहीं किया गया। आज के समय में भारत की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कर्ण की स्थिति जैसी है। कर्ण अपने वादों से, अपने वचन से बंधा हुआ था। कर्ण ये बात जानता तो था कि वो जिस पक्ष में है वो धर्म का पक्ष नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसे अपने वादे के चलते हुए उसके साथ रहना था। और कहीं ना कहीं एक मृत्युंजय, अगर हम ये किताब पढ़ें तो हमको कर्ण की दुविधा समझ में आती है। तो यही दुविधा आज भारत इस देश की है। ये राजनीतिक तौर पर भी है, लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि जो यूक्रेन के साथ हो रहा है उसके साथ हम सरोकार नहीं रखते हैं, या भारतवर्ष उस बात की निंदा करता है, उस बात का खंडन करता है। कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो यूक्रेन के साथ हो रहा है, या यूक्रेन के साथ जो वहाँ पे त्राहिमाम मचा हुआ है, भारत उसका समर्थन नहीं करता है। भारत शांति प्रिय देश है। भारत चाहता है कि इन बातों को शांति से, प्रेम से और सौहार्दपूर्ण और सहज तरीके से सुलझाया जाए। ये दोनों देशों का जो मामला है, आज 7-8 दिनों के बाद दूसरे दौर की बातचीत है, और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि कोई ठोस मुद्दे उठकर आएंगे। लेकिन बाकी जो देश है, बाकी जो अपने आप में जो फर्स्ट वर्ल्ड नेशन या प्रथम देश कहते हैं, जो शक्तिशाली अपने आप को मानते हैं, कहते हैं, और हमेशा पूरे दुनिया को अपने काबू में रखना चाहते हैं, उन देशों की भी जिम्मेदारी है कि आपस में देशों को लड़ा और भिड़ाने से ज़्यादा उनको पहले ही शांतिपूर्ण तरीके से उनका निर्वाह करने की कोशिश करें। भारत के लिए चिंताजनक स्थिति इसलिए भी है क्योंकि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, इन्होंने बहुत सुंदर संघर्ष, बहुत ही शक्तिशाली संघर्ष और बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही शक्तिशाली रूप से सामने डट के खड़े हैं। वहीं व्लादिमीर पुतिन की जो प्रतिमा है, जो अपने आप में केवल रशिया के नेता नहीं, नेतृत्व नहीं, वो एक वर्ल्ड लीडर, वैश्विक नेता के रूप में एमर्ज हो रहे थे, अपने आप उनका उगम हो रहा था। इस कृत्य के बाद कहीं ना कहीं उनकी प्रतिमा मलिन हुई है, कहीं ना कहीं दाग लगा हुआ है। यूएस चाहता है, अमेरिका चाहता है कि भारत के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगाएं, वो प्रेशर पॉलिटिक्स, उनको दबाया जाए, उनको बताया जाए और किसी तरह से अपने पक्ष में लिया जाए, क्योंकि वो जानता है कि वो सीधे तौर पे इस तरह से बात नहीं कर सकते करके। वहीं बाकी देश भी चाहते हैं कि भारत उनके पक्ष में आए, लेकिन उन देशों को ये बात याद रखना चाहिए कि भारत का अपना एक अस्तित्व है, एक अपना एक पक्ष है, और वो उसे पूरा अधिकार कि वो अपना पक्ष सजग और जिसे हम लोग कहेंगे सत विवेक बुद्धि के साथ इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि ये वही देश है जब भारत का पक्ष रखना था, जब उसे सिक्योरिटी काउंसिल में या सुरक्षा परिषद में लेना था, तो भारत को समर्थन नहीं दे पाए। इतने वर्षों में जिसकी हम लोग कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, अपने गुणों के आधार पर, अपने नेतृत्व के आधार पर, अपने प्रबल दावेदारी के आधार पर जो हमें मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला।
और ये समय वो नहीं है कि हम बार्गेन या जिसे कहते हैं कि सौदेबाजी करें, और ना ही वो भारत का चरित्र है। भारत इस बात का खंडन करता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि कोई भी उसका हाथ खींचे, दामन खींचे और उसको युद्ध में खींच कर लेके आए। भारत एक कैटलिस्ट, एक न्यूट्रल देश बनकर, या जिसे कहें कि पानी की तरह अपना रूप धारण करके सबकी प्यास बुझा सकता है। जिस रंग में डालो उस रंग में ढल सकता है। वो एक शांति दूत के रूप में यहाँ पे काम कर सकता है। इन दोनों देशों को वर्गलाना और भड़काने का काम जो बाकी देश कर रहे हैं, और जिस तरह से बाकी आक्रांताओं को कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये लालसा या लालच जिसे कहते हैं वो बढ़ चुकी है, वो अतिरेक हो चुकी है। ये इन्हें समझना होगा, नेतृत्व को अपने आप को शांत करना होगा, और आने वाले दिनों में अपने चाल चरित्र को करना होगा। कहीं भी जब नीति नियति नियत इस बात में फ़र्क पड़ता है तो आप देखते हैं कि इस तरह के संघर्ष अटल है। भारतीय विद्यार्थियों के साथ साथ जो आज हो रहा है ये भी चिंता का विषय है, लेकिन चिंतन का विषय ये भी है, भारत सरकार को करना चाहिए कि ऐसी क्या वजह है कि ये बड़े रूप में विशेषकर विद्यार्थी हमारे इन छोटे छोटे देशों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इतना बड़ा देश होने के बावजूद ऐसी क्या बात है, क्या मजबूरी है कि विद्यार्थियों को वहाँ जाना पड़ रहा है। विशेषकर यूक्रेन, रशिया, ये जो स्लोवाकियन या आसपास के जो देश हैं, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, यहाँ पे वैद्यकीय शिक्षा ये बहुत ही वाजिब दामों पर मिलती है या मुहैया करवाई जाती है। मैं ना सस्ता शब्द इस्तेमाल करूँगा, ना ही महंगा शब्द इस्तेमाल करूँगा, वाजिब, जिसे हम कहते हैं रीज़नेबल फीस वहाँ से ली जाती है। और जिस मेरिट को यहाँ पे डिनाई किया जाता है वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है, वहाँ पे स्वीकार किया जाता है। और यही वजह है कि बहुत बड़ा तांता वहाँ पे लग रहा है। यही बहुत बड़ा कंसर्न है। मेरे ख्याल से अभी आने वाले महामारी के समय में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा हमें वैद्यकीय सेवाओं की ज़रूरत थी, और हमारे पास उतने रूप में डॉक्टर्स, नर्सेस, सिस्टम्स अवेलेबल नहीं थी। और ये चिंता इसके लिए कहन पहले भी कई सारी समितियां बनाई गई है। डॉक्टर हृदय शेट्टी, डॉक्टर चित्तरंजन राणावत, इनके भी पहले से सुझाव ये रहे हैं कि वैद्यकीय शिक्षण को इस तरह से आप महंगा या इस तरह से बंधनों में ना कर दें कि कोई एक आम आदमी उसके बारे में सोच ही ना पाए। ज़रूरी है कि वो सब तक पहुँचे, और जो प्रतिभाशाली है वो उनको उनका अधिकार मिले। ये एक दूसरा स्वरूप है। हाल फिलहाल में ये जो संघर्ष है भारत के लिए इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि रूस की जो छवि है वो एक बहुत ही शक्तिशाली, महाशक्तिशाली देश की है, जो कि अमेरिका से सीधे रूप से टकरा सकता है या एक महाशक्ति के रूप में है। और जिस तरह से पिछले 7-8 दिनों से हम देख रहे हैं कि एक छोटा देश यूक्रेन उससे डट रहा है, लड़ रहा है और डटा पड़ा हुआ है, और यूएसए की सपोर्ट है, उससे छोटे छोटे देशों का सपोर्ट है, और रशिया कहीं तो भी हतबल नज़र आ रहा है। और 7-8 दिनों के बावजूद भी, उसके संघर्ष के बावजूद भी कीव राजधानी तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बात बाकी के लिए भी है। ये संदेश ना जाए कि रशिया उतना शक्तिशाली नहीं है, या वो जो मन में विचार, वो मन में जो भ्रम बनाया था कि वो बहुत शक्तिशाली देश है, कि वो जिसके हमले से सामने नाबूद हो जाते हैं। और अगर ये भ्रम टूटता है तो ना केवल रशिया के लिए पर भारत के लिए भी उतनी चिंता की बात है, क्योंकि इसका अर्थ ये होगा कि बाकी छोटे छोटे देश संगठन बनाकर अपना आक्रमण बढ़ा सकते हैं, और अपनी आंखें ना केवल रशिया, भविष्य में हिंदुस्तान को भी दिखा सकते हैं। और विशेषकर इसमें अमेरिका का भी सहयोग होगा, अमेरिका का भी इसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो बहुत ज़रूरी था, जिसे हम लोग कहते हैं बंद मुट्ठी लाखी, खुली तो भैया खाकी। तो बंद मुट्ठी में अगर ये भ्रम बना रहता है कि रशिया बहुत ज़्यादा शक्तिशाली देश है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, और बातों से ही बात सुलझ जाती तो शायद आसान होती। अब ये जो संघर्ष है ये दूसरे या तीसरे चरण में बहुत रुद्र रूप और क्रौर रूप लेगा, और विश्व की राजनीति में हम शायद एक नया बदलाव देखेंगे। क्योंकि जिस तरह से कोरोना या पैंडेमिक महामारी ने चाइना को एक अलग थलग रूप में डाल के छोड़ दिया था, अब दूसरे रूप में शायद रशिया की बारी है। और बिल्कुल बेवजह बेतुकी सी ये जंग लगती है कि सारा जनमानस
जहाँ से सारी मानवता जहाँ एक बीमारी से संघर्ष कर रही है, उसके बीच में अचानक कोई एक नया संघर्ष आ जाता है और उसमें पूरे दुनिया अपने आप में घुल मिल जाती है और उसके बारे में सोचती है और दो संघ बनते हैं। और तीसरे महायुद्ध का कहीं ना कहीं जिस तरह से रचना की जा रही है, ऐसा लग रहा है कि दस्तक दी जा रही है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो हमें ये चिंतन करना होगा और यथासंभव प्रयास करना होगा कि किस तरह से शांति और समृद्धि के मार्ग से हम चीज़ों को संभालें और संवारें। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि यूक्रेन और रशिया अपनी सत्सद्विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और इन चीज़ों को संपन्न करेंगे और इस युद्ध को समाप्त करेंगे। क्योंकि एक तरफ है व्लादिमीर पुतिन जो केजीबी के मुखिया रह चुके हैं, कराटे, ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट रह चुके हैं, जो इनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड स्टॉन्च माना जाता है, और उन्हीं से दूसरे टक्कर दे रहे हैं जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े नृत्य कलाकार हैं, बहुत बड़े कॉमेडियन यानी हास्य कलाकार भी जाने जाते हैं। लेकिन जिस तरह से वो डट कर सामना कर रहे हैं, तो ये उनकी तारीफ़ करनी होगी, उनकी वाहवाही करनी होगी और यूक्रेनियन जनता की भी वाहवाही करनी होगी कि किस तरह से अपने अस्तित्व के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं माननीय पुतिन जी को ये बात समझनी होगी कि किसी की अधिकार या स्वतंत्रता को छीन के हम उसको अपने अधीन करके, उसका अपना गुलाम बना के हम अपनी स्वैराचार वृत्ति को आगे फैला के अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते हैं। और ये बात हम भूलना नहीं चाहिए कि एडल्फ हिटलर भी कलाकार थे और जो दूसरे महायुद्ध में उन्होंने क्रौरता दिखाई या जिस तरह से वो लड़े, तो एक बहुत विद्रूप रूप मानवता का सामने आया है। तो आने वाले दिनों में, जिसे हम लोग बिहेवियरल साइंस कहते हैं या मानव शास्त्र के रूप में, हम देखेंगे कि कई सारे बदलाव आने वाले हैं और कई सारी चीज़ों का हमें गहन अध्ययन करना होगा। तो इस समय यूक्रेन और रशिया का शांति समझौता होना विश्व के लिए बहुत ज़रूरी है, दोनों देशों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि तबाही या युद्ध ये किसी भी समस्या का हल नहीं है। और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये संघर्ष कम होगा और पूरी दुनिया फिर से सुख, समाधान और शांति के रूप का अनुभूति करेगी और ये सारे देश और हम सब मानवता एकता और एकाग्रता से रहेंगे और प्रेम और शांति का संदेश फैलाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।